ऑनलाइन ही। कल मैंने लेसन नंबर 11 यानी रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा स्टार्ट किया था, कुछ बातें मैंने बताई थी, उसको एक बार वापस रिवाइज कर लें। लेसन नंबर 11 रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी मैंने कल स्टार्ट किया था। इस किरण प्रकाशिकी में मैंने एक तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है जब लाइट का किसी सरफेस से टकराकर सेम मीडियम उसी माध्यम में वापस आ जाना, ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के हमने दो नियम भी पढ़े थे। पहला क्या था? इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण, और नॉर्मल अविलंब, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या था? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसके अलावा मैंने कल एक इक्वेशन भी लिखी थी, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, जो हमने 11th में भी पढ़ी थी। इसमें n क्या है? इसमें फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। लैम्डा इसके अंदर वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य है, और v है स्पीड, चाल है। स्पीड पर फर्क पड़ता है किसका? मीडियम का फर्क पड़ता है। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो। और लैम्डा, अगर स्पीड चेंज हो गई तो फिर लैम्डा भी चेंज होगा। और हमने कल ही परावर्तन में पढ़ा कि परावर्तन में क्या होता है? मीडियम चेंज नहीं होता, सेम मीडियम में लाइट वापस आती है। इसलिए जब मीडियम चेंज नहीं है देन स्पीड चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है, आवृत्ति बदलती नहीं, और तरंग दैर्ध्य भी नहीं बदलती, यानी तीनों चीजें इसमें बदलेगी नहीं। इसके अलावा हमने मिरर के बारे में पढ़ा था, जिसकी एक सरफेस क्या होनी चाहिए? पॉलिश होनी चाहिए। दूसरी सरफेस रिफ्लेक्टिंग यानी परावर्तक होनी चाहिए। उसमें हमने प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने, उतना ही सफिशिएंट है। स्फेरिकल मिरर और कर्व्ड मिरर जो है, गोलीय या वक्रीय दर्पण जो है, उनके बारे में अपने को आज थोड़ा सा पढ़ना है। आज भी कोई डायग्राम वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को कॉपी में बनाने की। कल जो हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे उसके अंदर हमें पेंसिल, पेन और सब आपको लेकर बैठना है। तो मिरर में एक सरफेस क्या होनी चाहिए? रिफ्लेक्टिंग यानी परावर्तक होनी चाहिए। एक गोला, स्फीयर, डायग्राम में तो क्या बन रहा है? सर्किल बन रहा है, जबकि हमें इमेजिनेशन करनी है। ये क्या है? एक स्फीयर है, ऐसा एक गोला है, इसके कहीं ना कहीं सेंटर जरूर होगा। और हमें सबको पता है ये क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है। अगर मैं इसका एक पोर्शन कट कर दूं, चाहे इधर से कट करूं, चाहे इधर से कट करूं, इधर कट करे, कहीं से भी एक पोर्शन में अगर कट कर दूं तो ये ऐसी आकृति बनेगी। इधर से पोर्शन कट कर दूं, ऐसी आकृति बन जाएगी। डायग्राम में तो ये केवल लाइनिंग है, जबकि एक्चुअल में क्या है? ये एक कर्व्ड पोर्शन है, जिससे मेरे पास अभी अवेलेबल ये बाउल शेप के अंदर एक पड़ा हुआ है। इसके अंदर ये कहीं ना कहीं क्या बन रहा था? पूरा एक स्क्वायर था, और ये मैंने इसका एक पार्ट काट दिया। वैसे तो ये हाफ है, लेकिन उसका एक कोई पोर्शन हमें काटना है। अब आपको दिख ही रहा होगा ये कर्व्ड पोर्शन है, अभी भी ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। होलो स्फीयर, खोखला गोला है और ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है। उसका एक पार्ट हमने क्या कर दिया। अब हम इसके अंदर पॉलिश करेंगे। अगर हम इस तरफ पॉलिश कर दें तो ये सरफेस क्या होगी? रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण कहेंगे। और अगर हम इधर पॉलिश कर दें तो फिर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी इसके अंदर, और ये कहलाएगा कॉनकेव यानी अवतल दर्पण है। डायग्राम में हम इसको कैसे शो करते हैं? ये अभी मैं अवतल बना रहा हूं, कॉनकेव है। कॉनकेव में पॉलिश इस तरफ होगी, ठीक है। डायग्राम में लाइनिंग से बताते हैं पॉलिश के अंदर है, और उत्तर है कॉन्वेक्स। इसके अंदर पॉलिश हम इस तरफ करते है तो ये लाइनिंग जैसी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में आपको बता दिए ये पोर्शन है। इसके अंदर ट्रांसपेरेंट एक स्फीयर है हमारे पास, गोला है, और ये उसका सेंटर है, और ये इसकी रेडियस है, त्रिज्या है। और हमने 10th में पढ़ा है रेडियस हमेशा 90 डिग्री सरफेस से एंगल बनाती है।
यहाँ पर भी हम बात करें कि ये पूरा स्फीयर था, ये स्फीयर था और उसका ये एक पार्ट है, तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर जरूर था। जब पूरा स्फीयर है, कंप्लीट स्फीयर है, पूरा गोला है, तो उसको कहते हैं हम सेंटर यानी केंद्र कहते हैं, और इसको हम लिखेंगे तो सी से, लेकिन नाम है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र कहते हैं इसके अंदर है। जब यहां से यहां तक ये रेडियस है, यहां पर इसका नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या कहते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कंप्लीट है जब तो सेंटर एंड रेडियस नाम है, और एक पार्ट है, कर्व पोर्शन है, इसलिए इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक सतह जो है, एरिया है, उसका जो मिड पॉइंट है उसको हम कहते हैं पोल है, ध्रुव कहते हैं इसके अंदर, पोल है, पी से डिनोट करते हैं। ऐसे इसके अंदर भी इधर कहीं इसका सेंटर होगा, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगी, और ये इसका क्या है, पोल है। डायग्राम में ये सिर्फ एक लाइनिंग जैसा दिख रहा है, जबकि एक्चुअल में आपको बताया ये इस टाइप से स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको अगर सामने से अगर आप देखो तो ये सर्किल है, वृत्त है, इधर तो कर्व पोर्शन है इसका, लेकिन सामने एक सर्किल है, और सर्किल के चाहे यूं लाइन खींचे चाहे ये लाइन हो, कोई भी लाइन जो उसके सेंटर से निकलेगी, यहां से इस सेंटर से, सर्किल के सेंटर से, तो क्या बनेगा, वो उसका डायमीटर बनेगा। ऐसे हम इसको डायग्राम में ऐसे शो करते हैं। मैं एक बार इसको mm डैश लिख रहा हूं, ये इसका डायामीटर है, किसका, ये जो इसका सर्किल वाला जो पोर्शन है उसका डायामीटर है, इसी को हम कहते हैं द्वारक है, अपर्चर कहते हैं इसको। कौन सा, डायमीटर व्यास है, या यूं कहते हैं ये होल जो है, छिद्र जो इसका है, उसको हम कहते हैं अपर्चर कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, एक तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या हो गई, और ये इसका अपर्चर यानी द्वारक हो गया, पोल ध्रुव हो गया इसके अंदर है। जितने भी एंगल है वो सारे नॉर्मल से हमें नापने हैं, और जितनी भी डिस्टेंस है, दूरियां है, सारी हमें पोल से मेजरमेंट करनी है। सेंटर से नहीं चलेंगे इस तरफ, हमेशा पोल से ही चलेंगे, इस तरफ जाना हो चाहे उधर जाना हो, सारा पोल से हमें डिस्टेंस सारी मेजरमेंट करनी पड़ती है। नॉर्मल क्या बताया था, उस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन, जहां पर लाइन रे ऑफ लाइट टच कर रही है, उस सरफेस से परपेंडिकुलर सरफेस के, उसको हम कहते हैं नॉर्मल है। इस सेंटर से कोई भी एक लाइन खींच दें, इधर इधर ये सारी रेडियस बनेगी, इसलिए ये सारे 90 डिग्री है। ऐसे यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे इस मिरर को कहीं पर भी मिला दो, यहाँ मिला दो, ये खुद भी अपने आप में एक नॉर्मल ही है। इसके अलावा कहीं पर भी एक लाइन खींचे, इसके सरफेस को टच होनी चाहिए, वो सारे इसके क्या कहलाएंगे, नॉर्मल है। सारे एंगल नॉर्मल से हमें मेजरमेंट करने हैं, और सारी डिस्टेंस है वो हमें पोल यानी ध्रुव से हमें नापनी है। प्रिंसिपल एक्स क्या है, वो हमने 10th में पढ़ा है। ये जो सी और पी जो लाइन है, इसको हम एक्सटेंड कर दें, आगे और पीछे दोनों तरफ हम एक्सटेंड कर दें, तो हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को एक्सटेंशन दे दिया जाए, आगे पीछे हम बढ़ा दें उसको, तो ये कहलाता है उसका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहलाता है। कोई भी लाइट की जो रेज है जो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल है, उसके समांतर है, रिफ्लेक्ट होगी, किसी न किसी पॉइंट से जरूर क्रॉस होगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट है। प्रिंसिपल फोकस यही है, इसके अंदर फोकस है। कैपिटल एफ से हम इसको डिनोट करते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट से एक्चुअल में पास होती है, कॉनकेव के अंदर तो क्या होगा, एक्चुअल में पास होगी, और कॉन्वेक्स में अपीयर टू पास है, उससे गुजरती हुई दिखेगी, और ये तो वास्तव में गुजरेगी, और उसमें केवल हमें लगेगा, आभास होगा, इसके अंदर अपीयर टू पास है। उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट है। सारी डिस्टेंस हमें बताया पोल से नापनी है, तो पोल से फोकस तक की डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ है।
फोकस दूरी स्मॉल f से हम इसको डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल रेज प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्स यानी मुख्य अक्ष पर जिस पॉइंट से एक्चुअल में क्रॉस होती है कॉनकेव मिरर के लिए और अपीयर टू पास है कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। इमेज फॉर्मेशन में पता लग जाएगा कि कैसे वो अपीयर टू पास हो रही है, लगती कैसे है और इसमें वास्तव में गुजरती है, वो इमेज फॉर्मेशन में अपने को पता लग जाएगा। एक चीज और है, प्रिंसिपल एक्स के जो पैरेलल रेज है वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्स के पास होनी चाहिए। ये रे ऑप्टिक्स में एक बहुत बड़ी बात है इसके अंदर कि रेज कैसे होनी चाहिए, है तो पैरेलल लेकिन प्रिंसिपल एक्स के बिल्कुल पास है। इन रेज को हम कहते हैं पैराक्सियल रेज कहते हैं, हिंदी में उपाक्षीय किरणें कहते हैं। उपाक्षीय किरणों पर ये पूरी रे ऑप्टिक्स टिकी हुई है। जितना उपाक्षीय किरणें होगी, पैराक्सियल रेज होगी, यानी ऑब्जेक्ट बिल्कुल छोटा है, यानी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और जब पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज भी कैसे बढ़ेगी, पॉइंट ही बढ़ेगी इसके अंदर है। इसलिए इनमें पैराक्सियल रेज को यानी उपाक्षीय किरणों या पराक्षीय किरणों को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, रे ऑप्टिक्स के अंदर है। एंगल बहुत स्मॉल रहता है उसके अंदर है, और हमने 11th में भी पढ़ा है जब एंगल क्या हो, अप्रोक्सीमेट 10 डिग्री से कम हो तो फिर साइन थीटा इसके बराबर हो जाता है अप्रोक्सीमेट थीटा के बराबर, और tan थीटा भी क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेट थीटा के बराबर है। ये रे ऑप्टिक्स में बार बार काम आएगा। साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा एंड tan थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा है। अगर एंगल बड़ा है तो फिर ये नियम फॉलो नहीं होगा। इसलिए रे ऑप्टिक्स में पैराक्सियल रेज मानकर चलना है। अभी तो एक दो बार बताएंगे, उसके बाद में अपने आप ही अंडरस्टूड है कि रे ऑप्टिक्स में सारा खेल ही किसका है, पैराक्सियल रेज का है। उसके बाद में आते हैं साइन कन्वेंशन है, हिंदी में कहते हैं चिन्ह परपाटी है। साइन कन्वेंशन कहते हैं चिन्ह परपाटी, यानी हम चिन्ह कैसे लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखेंगे। इसके लिए भी हमने 10th में पढ़ा हुआ, ग्राफ पढ़े हुए हमने। ये होता है एक्स ओ एक्स डैश यानी एक्स एक्सिस है, ये है वाई ओ वाई डैश यानी वाई एक्सिस है, और इसको हम कहते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु है। ये सब चीजें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, 10th में मैथ में हमने पढ़ा हुआ 10 तक है। हमें सबको पता है इधर डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव, इधर डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव, इधर डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव, और इधर वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी को रे ऑप्टिक्स में भी फॉलो करना है। इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी नया बना रखा है रे ऑप्टिक्स के लिए कार्तीय निर्देश पद्धति। कार्तीय निर्देश पद्धति कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सेम यही काम इसमें करेंगे। ये जो एक्स एक्सिस है, मैं बना रहा हूं इसको, एक्स एक्सिस जो है इसको मानेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस है, चाहे मिरर कोई भी हो। मैं एक बार कॉनकेव मिरर के लिए समझा रहा हूं आपको। इसके जो प्रिंसिपल एक्स है वही हमारे लिए एक्स और एक्स डैश जो एक्स एक्सिस है वो होना चाहिए। ये जो मिरर उसको यूं वर्टिकल इसके ऊपर रखना है, और इस टाइप से रखेंगे कि ये जो वाई एक्सिस है उसका ओरिजिन इसका पोल बन जाए। ये पोल है, हमारे लिए तो ओरिजिन है, लेकिन इस मिरर के लिए क्या है, पोल है। कौन सा मिरर बनाया मैंने, कॉनकेव मिरर बना दिया। अब इस पर पॉलिश इधर कर दी। एक्चुअल में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, वस्तु रखते हैं, और रेज यूं चलती है, प्रकाश की किरणें यूं चलती है। इसलिए जिस तरफ से लाइट का प्रोपेगेशन हो रहा है, जिधर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो डायरेक्शन हम पॉजिटिव मानते हैं, और उसके अपोजिट है उसको हम नेगेटिव मानते हैं। लेकिन हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें तो उसको ओरिजिन की तरह मानना है पोल को। इसलिए ऑटोमेटिक ग्राफ को फॉलो हो जाएगा उसके अंदर है कि जैसे इस तरफ जाएंगे क्या मानेंगे हम, डिस्टेंस को पॉजिटिव मानेंगे, इधर जाएंगे डिस्टेंस को नेगेटिव मानेंगे, इधर जाएंगे अप साइड में डिस्टेंस आएगी पॉजिटिव, और अगर डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएंगे सारी डिस्टेंस क्या मानेंगे हम, नेगेटिव है। कार्तीय निर्देश पद्धति यही है, रे ऑप्टिक्स के अंदर है। और दूरी किससे माननी है हमें,
पोल से नापनी हमें, इस सेंटर से नहीं नापना हमें, किसी और पॉइंट से भी नहीं नापना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, फोकल लेंथ, ये सब डिस्टेंस इससे मेजरमेंट करनी है, पोल से है। तो ये तो होगी इसकी रेडियस है। तो रेडियस के लिए हमें ध्यान इधर दें कि पोल से हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, इसलिए इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है। इसका फोकस बिंदु यहाँ है, तो इसकी फोकस दूरी के लिए भी हमें पोल से इधर जाना पड़ेगा, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी क्या है, नेगेटिव। किसकी बात की है मैंने, कॉनकेव मिरर की बात की है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक है और उसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या है, ऋणात्मक है। अब मैं बना रहा हूं उत्तल दर्पण है, उसको भी मैं यही बना देता हूं। प्रोसेस वही है, इसका पोल कहाँ जाना चाहिए, ओरिजिन यानी मूल बिंदु पर आ जाना चाहिए। ये मैंने इधर पॉलिश कर दी। जब इसका स्फीयर यूं था तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, इसका फोकस भी क्या है, इस तरफ है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए, उत्तल दर्पण के लिए पोल से मैं जब इधर जाऊंगा तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसमें फोकस के मेजरमेंट के लिए भी मैं इधर ही जाऊंगा, इसलिए इसकी फोकल लेंथ भी क्या है, पॉजिटिव है। अवतल में ये दोनों ही नेगेटिव है, फोकल लेंथ भी और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, और उत्तल के लिए फोकस दूरी भी धनात्मक है और उसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या है, धनात्मक है। ये साइन कन्वेंशन आपको जरूर ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो आगे हम मैथमेटिक्स कल जो हम पढ़ेंगे उसमें यही चीजें काम आनी है। प्लस माइनस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए कल जो हम डायग्राम वगैरह बनाएंगे आपको पेंसिल, रबड़, स्केल और ऐसी कोई भी डी पड़ी हो या कोई भी हो, सर्किल होना चाहिए, ताकि हम उससे थोड़ा सा ये कर्व पोर्शन है वो बना सकें। ये चीजें आप लेकर साथ में बैठें, ताकि अपने टॉपिक जो मैथमेटिक्स है उसकी वो थोड़ा सा पूरा कर लें। 2 दिनों में रिफ्लेक्शन तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा उसके अंदर, फिर आगे रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।